Yes, good morning students. Next topic of this unit is merits of cooperative organization. लास्ट वीडियो में हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और उसकी फीचर्स किए थे. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. इसमें काफ़ी पर्सन्स मिल के बिजनेस करते हैं और वो उनका बिजनेस करने का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर के लिए काम करना होता है. इसमें कोई भी इंडिविजुअल या पर्सन मेंबर बन सकता है. किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि उसे ये प्रेशराइज़ किया जाए कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करो. हर किसी इंडिविजुअल के विल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है तो वो कर सकता है. और उनका मेन मोटिव वही है कि लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाए. और इसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वो पुअर पर्सन्स को चीपर रेट पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जो आपका सोशल वेलफेयर के अंदर ही आता है. तो अब देखो इसकी मेरिट्स हैं क्या क्या हैं. फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना इजी होता है. इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं. जब कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है उसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी फॉलो करनी पड़ती हैं, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है. इसमें कोई भी जो 10 एडल्ट मेंबर होते हैं, एडल्ट जो जैसे मैंने आपको माइनर बताया था, माइनर क्या होता है, बिलो 18 के बाद जो पर्सन्स होते हैं वो एडल्ट होते हैं. तो वो 10 मेंबर इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. और बट उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है. कौन सा है, कहाँ करवाएंगे, वो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. उसके बाद सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी. इसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. ये देखो, लिमिटेड टू देयर शेयर्स और द गारंटी गिवन बाय देम. इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी मेंबर बना इस सोसाइटी का, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो 1 लाख कैपिटल लेके आया तो वो पहले ही बोल देगा कि अगर कोई भी लाइबिलिटी होती है, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को हमें पैसे देने पड़ेंगे तो मैं सिर्फ 1 लाख तक ही पेमेंट करूँगा, या जितने उसके शेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो पैसे देगा, जितने भी लोन उन्होंने ले रखा होगा. उससे ज़्यादा कोई दूसरा मेंबर ये नहीं कह सकता कि नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो सोसाइटी उसने काफ़ी लोन ले रखा है तो आपको 2 लाख रुपये देने पड़ेंगे. बट ऐसा नहीं है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. थर्ड है स्टेबिलिटी. इसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप किया था हमने, उसमें क्या था कि अगर उस जो बिजनेस कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसको कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसका बिजनेस रुक जाता है, वो बंद हो जाता है. बट इसके अंदर क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है कि इसके अंदर कोई मेंबर, किसी की डेथ हो जाती है, किसी को डिजीज़ हो जाती है, उसका इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. डेमोक्रेटिक ये भी हमने लास्ट वीडियो में किया था. 1 मेंबर 1 वोट. इसमें सोसाइटी को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर सिलेक्ट किया जाता है. और उस मैनेजर को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, जितने भी मेंबर होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वोट देंगे. एक पर्सन सिर्फ एक ही वोट दे सकता है और किसी की प्रॉक्सी इसके अंदर अलाउड नहीं होती है. प्रॉक्सी का मतलब क्या है कि अगर जैसे 10 मेंबर हैं इस सोसाइटी के अंदर, तो 10 मेंबर अगर वहाँ प्रेजेंट है तो उनका वोट काउंट किया जाएगा. अगर 9 मेंबर हैं और एक मेंबर ये बोले कि जो दूसरा मेंबर, एक मेंबर आया नहीं है, उसके वोट मैं दे दूं, तो ऐसा नहीं होता है. इसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे वही वोट देंगे और उन वोटों के अकॉर्डिंग फिर वहाँ मैनेजर सिलेक्ट किया जाता है. और जो मैनेजर है वो डिसीजन सबसे कंसल्ट करके, कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे कंसल्ट करेगा मेंबर से, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है. ये नहीं है ऑटोक्रेटिक में क्या होगा कि मैनेजर अपनी मनमानी करता है कि नहीं, मैंने ये डिसीजन लिया और आपको फॉलो करना पड़ेगा. डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि मिलजुल के जो भी कोई डिसीजन होगा ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए वो लिया जाएगा. फिर है लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसको स्टार्ट करते टाइम जो एक्सपेंसेस आते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं. तो इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर काम करते हैं वो विदाउट रेमुनरेशन करते हैं. रेमुनरेशन मतलब वो किसी भी टाइप की सैलरी वगैरह नहीं लेते हैं क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं. तो इसको चलाने के जो एक्सपेंसेस होते हैं या इसके अंदर जो काम होता है उसको चलाने के एक्सपेंसेस कम होंगे. टैक्स एडवांटेज. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी इनकम आती है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जम्प्ट होती है. एग्जम्प्ट का मतलब उससे इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है. उसके बाद उनको जैसे
इन्होंने राइट भी कर रखा है, दीज आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी एटसेट्रा। जब ये रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है इनका, तो इनको ना तो कोई स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है और ना ही किसी टाइप की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। उसके बाद क्या है, स्टेट पैट्रोनेज। इसका पैट्रोनेज का मतलब है कि हेल्प कैसे गवर्नमेंट उन सोसाइटीज़ को लोन प्रोवाइड करवाती है, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है जो पुअर या वीकर सेक्शन में ये सोसाइटीज़ को ओपन करते हैं। गवर्नमेंट जैसे बोल देती है इनको कि जो एरिया डेवलप नहीं है, जो वीकर सेक्शन, अगर वहाँ पे आप अपनी सोसाइटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आपको लोन की फैसिलिटी दी जाएगी और जो लोन है उसके ऊपर टैक्स, जो इंटरेस्ट रेट है वो आपसे कम लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स एट ए चीपर रेट। ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये लोगों को जो गुड्स है वो चीप रेट पे देती हैं, क्योंकि जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर से ये खुद ले आते हैं और फिर जो कस्टमर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चीप रेट पे। उसके बाद देखो 9th है चेक ऑन अदर बिजनेस। इसमें क्या होगा कि काफ़ी जो बिजनेस हैं वो, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई गुड्स बना रही है, कोई सेल कर रही है, तो कई अदर बिजनेस होते हैं वो भी उसी टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या सेल करते हैं। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उन्होंने जायज़ रेट फिक्स किए होते हैं गुड्स के, तो जो अदर बिजनेस होते हैं उनको भी फिर जायज़ ही रेट फिक्स करने पड़ेंगे। वो ये नहीं है कि हाई रेट चार्ज कर लें, क्योंकि लोगों को पता, कस्टमर को पता चल जाता है कि इस गुड्स के प्राइसेस इतने ही हैं, तो वो उतने देंगे भी नहीं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो कस्टमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, उससे वो बच जाते हैं। और वो किसकी हेल्प से, ये आपकी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। 10th है आपका इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो वेलफेयर के लिए काम करती हैं, कंट्री के वेल्थ के लिए काम करती हैं। पहले जो बिजनेसमैन थे वो ज़्यादातर जो बिजनेस करते थे वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे, बट इस टाइप का जो सिस्टम है अब क्या है, अब इतना नहीं रहा है, क्योंकि कस्टमर है वो भी अवेयर हो गए हैं कि जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो क्या है, रीजनेबल होने चाहिए। ज़्यादा हाई अगर होते हैं तो वो कंप्लेंट कर देते हैं। फिर है लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली पुअर पर्सन होते हैं, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है कि वो अपने जो सोसाइटी है उसे का एक्सपेंड कर सके, उसका अपने बिजनेस को वो फैला सके। तो इनके पास जो लाइबिलिटी है वो जो कैपिटल है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद लास्ट लाइन में देखो यहाँ क्या लिख रखा है, ऑन दी अदर हैंड द लेसर रेट ऑफ डिविडेंड एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट ऑल्सो डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। कि इसमें जो लोग होते हैं वो विदाउट रेमुनेशन, विदाउट सैलरी के काम करते हैं, तो उनको जो डिविडेंड है वो क्या है, कम दिया जाता है। जैसे उन्होंने शेयर लिए होते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो शेयर के बदले उनको डिविडेंड दिया जाता है, तो डिविडेंड कम दिया जाता है। तो इससे भी जो डिविडेंड कम होगा उनके पास, तो मतलब उनके पास इनकम क्या है, कम आ रही है, इनकम कम आ रही है, तो जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उसको वो अगर फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो वो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। सेकंड है इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट। इसमें क्या है आपका, देखो कि इस सोसाइटी को जो रन करते हैं वो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि उनको मैनेजर नॉलेज ही नहीं होती है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट है। सेकेंडली क्या है कि इसमें जो लोग काम करते हैं उनको क्या है, कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, तो उनके अंदर ये फीलिंग ही नहीं आती कि वो ये सोचते हैं कि हमें कोई सैलरी वगैरह तो मिल नहीं रही है, तो वो जो उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं करते हैं वो। थर्ड है कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग दोनों, इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो क्या है कि कैश में जो ट्रेडिंग की जाएगी उसके इजीली क्या है, कैश आपके पास आ जाएगा। बट क्या है, डिसएडवांटेज कैसी है कि जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं उनके पास फाइनेंस, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर पहले ही कि पुअर होते हैं, तो वो क्या है, उनको जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पे चाहिए, मतलब उधार पे चाहिए, क्योंकि अगर जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो वो इजीली कैश में परचेज कर सकता है। बट ये पर्सन्स क्या होते हैं, पुअर होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो ये सोसाइटीज़ होती हैं कि चीप रेट पे गुड्स को प्रोवाइड करती हैं लोगों को, और